नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर की। हिंदू जो प्रमुख एडिटोरियल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिटोरियल बहुत ज़्यादा आते हैं, आप सभी को नहीं पढ़ सकते, तो हमारा टारगेट रहेगा केवल उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। देखो, 2 से 2,500 आर्टिकल आप पढ़ते हो, तब जाके आपके कुछ क्वेश्चन उसमें से आते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ही पूरे साल भर में 200 से 300 आर्टिकल। ठीक है, 200 से 300 आर्टिकल हम पढ़ेंगे, 200 टू 300 के आसपास लमसम इतने आर्टिकल होंगे। और जो भी क्वेश्चन आने होंगे ना, लगभग सब इसी में से आ जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन होगा जो हो सकता है मे भी छूट जाए, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होगा, केवल हम ही उन टॉपिकों को इसमें पढ़ेंगे। देखो, 1 सितंबर से मैंने स्टार्ट की थी, 1 to 10 हो गई और 11 to 20 हो गई। आज हमारी 21 to 30 सितंबर तक की होगी। इसके आगे की वीडियो भी कंटिन्यू आपके सामने आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, आर्टिकल में क्या, हरित परिवहन। देखो, आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना, तो वो क्या है, परिवहन का मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आ रही है, हमारी परिवहन से रिलेटेड आ रही है प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो पर्यावरण में किसके थ्रू है, कहीं ना कहीं हमारे इसको लेकर बना हुआ है लगातार, परिवहन को लेकर। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है और वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। तो परिवहन वैश्विक ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सेदारी है। मैंने बताया ना, मैंने आपको बताया था कि हम अगर आंसर राइटिंग लिखते हैं या कोई भी मेंस को लेकर, देखो ये जो करंट अफेयर है ना, ये केवल मेंस को लेकर है। ठीक है, मेंस को लेकर है। तो मेंस में मैंने आपको बताया था कि 3 टॉपिक रहेंगे हमारा। एक तो स्टार्टिंग में शुरू का, हमको जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमारी इन्हीं से होगी। ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मिडल में हम क्वेश्चन को लिखेंगे, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको लिखेंगे। लास्ट में हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। हमें केवल 150 टू 250 के बीच में अपने हर आंसर को तैयार करना है। ठीक है, 150 टू 250 के बीच में। तो इतनी बड़ी बड़ी बुकें और इतना बड़ा करंट अफेयर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें आंसर में ही 150 टू 250 वर्ड के बीच में लिखना है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा अपने ऊपर वज़न बढ़ाएं। दो से 2,500 के बीच में हम आर्टिकलों को क्यों पढ़ें, जब हमारा आंसर की डिमांड ही 150 से 250 वर्ड्स की है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, परिवहन जो है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें टोटल एनर्जी जो है उसका 30% जो हम यूज़ करते हैं वो केवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज़ करते हैं। 2030 तक 1% की और इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यह अनुमान है। भारत अभी बहुत पीछे है परिवहन क्षमता में। तो इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं हम वो भी लिखेंगे, क्योंकि भैया अगर परिवहन, हम ग्रीन परिवहन को यूज़ नहीं करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो, वायु गुणवत्ता कमज़ोर होती है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसें बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। जलवायु इफ़ेक्ट होता है जो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र पे हमें पड़ता है। जीवों में क्या होता है, प्रवास की क्षति होती है। जब जीव जैसे पक्षी है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं तो क्या होता है, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये केवल मानव पे ही नहीं, पशु पक्षियों पे भी पर्यावरण का इफेक्ट पड़ता है। अब हरित परिवहन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, मानव और पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते ना हो तो इसको ठीक कर लेना। देखो, थोड़ी बहुत मिस्टेक लिखते वक्त हो गई है तो आप उसको ठीक कर लेना। उसको कोई ऐसा मत समझना कि मेरे को लिखना नहीं आता या इस तरह का कोई इशू है। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसको ना लिखना है कि जो मानव को और पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करते हो, मतलब जो मानव और पर्यावरण को नेगेटिव इफेक्ट ना करते हो, वही ग्रीन हाइड्रोजन है। जिसमें वो ग्रीन हाइड्रोजन जो परिवहन में आजकल देखा है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, ये कम से कम प्रभावित करते हो। ठीक है, कम से कम प्रभावित करते हो या प्रभावित ना करते हो, तो वो हमारा क्या है, ग्रीन परिवहन। तो अब देखो, वाहन क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाहन क्या होते हैं, तो कार, बस, हवाई जहाज, ठीक है, जहाज जो शिप वगैरह होती है, वो क्या वाहन है हमारे। और ऊर्जा के सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास, तो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बिजली है, बायोमास है। तो ये हमारी क्या है, ऊर्जा के सोर्सेज हैं। अब संरचना क्या है, जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, सड़क, रेल, वायुमार्ग और जलमार्ग। तो हमारे ये क्या है, 4 मार्ग हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है, भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, जो भी टॉपिक होगा ना वो भारत से रिलेटेड होगा।
अगर कोई भी टॉपिक को अगर आप भारत से टच नहीं करोगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं बनेगा। चाहे आईआर का टॉपिक हो, चाहे सोसाइटी का टॉपिक हो, चाहे किसी का भी टॉपिक हो, आपको इंडिया से कनेक्ट ज़रूर करना होगा। देखो सड़क 85% हम यूज़ करते हैं भारत की यात्रियों के लिए, बंदरगाह नौवहन 95% विदेशी व्यापार होता है यहाँ से, और उड़ान का दुनिया में 3% विमान बाजार है। अब भारत में तेज़ी से बढ़ाई है क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में भी हमारे एयरपोर्ट बना दिए गए हैं ताकि उनको कनेक्ट किया जा सके। तो इसमें कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब भारत की पहल, अब भारत ने क्या पहल करी है अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए या सुधारने के लिए? सागरमाला और पर्वतमाला परियोजना, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और गति शक्ति मिशन, अटल मिशन, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, तो ये हमारा क्या है, ये हमने सुधार के लिए काम किया। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, चुनौतियाँ क्या है? देखो रेल में क्या चुनौती है, मैंने बताया ना अपने में 4 हैं, तो चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसमें अलग से भी पूछता है कि रेल में हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। सड़क में हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और इन प्रॉब्लम को सोल्व करना ही हमारे सुधार हो जाएंगे। हवाई जहाज़ों में हमें क्या प्रॉब्लम है, बंदरगाह में हमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है और इसमें सुधार करना ही हमारा सलूशन है। रेल नेटवर्क बहुत धीमा विकास है, ठीक है। देखो कोई लाइन पास होती है तो उसको 20-20 साल लग जाते हैं वहाँ पर रेल लाइन बिछने में, उस ढुलाई लागत है क्योंकि बहुत पैसा लगता है भाई इसमें। निजीकरण, देखो अब निजी ट्रेनें भी चलने लगी हैं, मोदी जी के आने से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रही है, सारी चीज़ें निजीकरण हाथों में सौंप दी गई है। देखो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं रहेगा, सब प्राइवेट का कंट्रोल हो जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं फिर गुलाम बनते जा रहे हैं ना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, अब भारत के उद्योगपतियों के गुलाम बन रहे हैं। तो भारत के पास अपने सरकार के अपने सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। तो अब निजीकरण आएगा रेलवे में तो अब वो ऑफकोर्सली अपना प्रॉफिट देखेगा, और रेलवे क्या गरीब का साधन है रेलवे, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अब सड़क पहुँच ना होना, लोगों की पहुँच नहीं है, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नहीं पहुँच पाई है, दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है, 11% दुर्घटना होती है। अब हवाई जहाज़ क्या बहुत महंगा है, लोगों की पहुँच से ज़्यादा है। देखो मोदी जी के कहने से कि चप्पल वाला भी मुझे हवाई जहाज़ में चाहिए, तो ये बोल देने से नहीं होगा। आज चप्पल वाला कहाँ है ये आपको भी पता है, और जूते वाला कहाँ है वो भी आपको पता है। जूते वाला ही हवाई जहाज़ में नहीं चढ़ पा रहा है, तो चप्पल वाला कहाँ से चढ़ेगा? चप्पल का संदेश ये नहीं है कि कोई चप्पल पहनता है वो गरीब है, मतलब उनका कहना है कि बहुत समाज का गरीब से गरीब तबका भी हवाई जहाज़ में जा सकता है, बस असल में ऐसा हुआ नहीं है। अड्डों की कमी, जो हवाई अड्डे हैं उनकी कमी है, उनको दूर करना, ठीक है। कनेक्टिविटी, बंदरगाह में क्या कनेक्टिविटी की कमी है, ठीक है। कार्गो का धीमा विकास है, तो ये टॉपिक हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है जिनको हमें सुधारना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा शहरीकरण आ जाता है। देखो ये मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, फालतू के एडिटोरियल कराने का कोई फ़ायदा नहीं। हम वही टॉपिक करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अब ज़रूरी है, और जो आने वाला जो एग्ज़ाम है ना, देखो यूपीएससी क्या है, आप क्या बनेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे। मेकर मतलब आपको पॉलिसी बनानी है देश के लिए, तो देश की पॉलिसी बनाने के लिए आपका मल्टी डायमेंशनल माइंड होना चाहिए कि आप कैसे अपने क्षेत्र में कोई इशू रहता है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। आप कैबिनेट तक जब पहुंचेंगे, सेक्रेटरी तक, तब आपके ही आइडियाज़ से, आपके ही सोच से पूरा देश चलेगा। तो वो आइडियाज़ हमारे पास होने चाहिए। देखो शहरीकरण तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, शहरीकरण तेज़ी से बढ़ा, 2022 के अंत तक 35% आबादी शहरी हो जाएगी। आर्टिकल 74 नगरीकरण, हमने पढ़ा है ना, आर्टिकल 74 नगरीकरण से संबंधित है। तो स्थानीय निकाय पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो रिपोर्ट में जो है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। तो अब चुनौतियाँ क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम जो है वो क्या है, शहरीकरण की प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम हम केवल देखो भारत के शहरीकरण की प्रॉब्लम हो या किसी भी शहरीकरण की प्रॉब्लम हो, ये देखो दिल्ली की क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली एक शहर है, तो ये प्रॉब्लम दिल्ली की भी है, लखनऊ की भी होगी, लखनऊ की भी है, जितने भी भारत के शहर हैं सबकी ये प्रॉब्लम होगी। तो हीट आइलैंड बन गए। देखो सीमेंट कंक्रीट का यूज़ किया जाता है जो ठंडा होने में बहुत समय लगाता है, तो कहीं ना कहीं ये हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। देखो हम पार्क से अपने घर की तरफ जाते हैं, जैसे कि यहाँ सोसाइटी है पूरी, या डेवलप है, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ग्रीन एरिया है, पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे हैं। जब हम यहाँ से अपने शहर की तरफ जाते हैं ना, जैसे आप हरियाणा या यूपी से दिल्ली की तरफ आएंगे, तो आपको दिखेगा वहाँ और यहाँ में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क होता है, ठीक है, शहर और गांव में। वहाँ पर गांव में क्या होता है, बड़ी तेज़ी से रात को ठंड लगने पड़ती है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तेज़ी से
ये गर्म होते हैं और इनको ठंडा होने में समय लगता है, इतना ये ठंडा होता है तो इतने में हमारा सनलाइट स्टार्ट हो जाती है, फिर दोबारा से ये गर्म होना शुरू होता है, तो ये हीट आइलैंड बन जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अवसंरचना की कमी, तो अवसंरचना की कमी है, ठीक है, तो ये भी हम इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, जल संकट, देखो शहरों में सबसे बड़ा संकट क्या है, जल का संकट बना हुआ है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर धीरे धीरे घटता जा रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन एक समय आएगा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे धंस जाएगी, क्योंकि देखो जब ये भूमि है, हमारा लैंड है, और यहाँ क्या है, हमारा ये ज़मीन है हमारी, तो यहाँ क्या पानी के सोर्सेज हैं, ये पानी का सोर्सेज है। अब जब पंप के द्वारा हम यहाँ से पानी निकाल लेंगे सारा, तो ये जो स्पेस है, ये पानी जो था ये सूख गया, अब ये धरती नीचे की तरफ आएगी या नहीं आएगी, तो ये क्या होगी, धरती धंसेगी नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये शहर बसे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित होंगे। तो जल संकट केवल ये नहीं है कि नीचे का ग्राउंड वाटर चला गया, तो बहुत बड़ा इशू आने वाले समय में ये भी रहेगा कि ज़मीनें, मकान के मकान नीचे धंस जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हमें सॉल्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स है। परिवहन, देखो अब शहरों में रहेंगे तो सब पे, हर पर्सन पे अपनी पर्सनल गाड़ी है, हर पर्सन पर अपने क्या है, अपना व्हीकल है, तो ये कहीं ना कहीं शहरों में पोल्यूशन भी बढ़ाता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जाम वगैरह लगता है, और जितना जाम लगेगा पोल्यूशन लेवल भी उतना बढ़ेगा। गरीबी, अब देखो शहरों में क्या है, ये दो स्तर पे लोग बढ़ गए हैं, एक मलिन बस्तियों में रहने वाले और एक बड़ी बड़े बंगलों में रहने वाले, तो समाज दो वर्गों में बढ़ गया है शहरों में। जो इन बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम करते हैं वो गरीब होते जाते हैं और ये लोग अमीर होते रहते हैं, तो गरीबी बहुत बड़ा इशू है। देखो गरीबी आने से केवल गरीबी नहीं होती, ये भी अपना पेट भरेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपना पेट भरने के लिए। तो समाज में क्या, इनको देखो बड़े बड़े गांव, मतलब गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं, जब रोज़गार नहीं मिलता तो ये बेचारे मजबूरी में क्राइम करने को मजबूर हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है गरीबी का। अब देखो सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर इशू है। सुरक्षा तो हर तरह की है, शहरों में सुरक्षा को लेकर रहता है, आए दिन चोरी डकैती लूट खसोट बनी रहती है। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है शहरों में, तो इसको लेकर भी हमें काम करना है। अब समाधान क्या है, देखो शहरीकरण नियोजन हमें करना होगा, एसडीजीज जो 11th हमारा है शहरीकरण, उसमें हमें सुधार करना होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं ई शासन। देखो ई शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरों में ई शासन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, शहरी रोजगार हमें बढ़ाना होगा, हरित परिवहन की तरफ हमें बढ़ना होगा। जल निकासी, देखो अब शहरों में सबसे बड़ा क्या है, वाटर ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि भाई ये सीवर लाइन है, ठीक है, ये सीवर है हमारा, तो यहाँ से अब पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बारिश होने पर क्या होता है, ये सारा तो कंक्रीट का बना हुआ है, ये सारा हमारा रोड है, तो ये क्या है, हमारा रोड है, तो ये सारा कंक्रीट का बना हुआ है। अब लैंड, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी बनी हुई है, ये भी पक्की बनी हुई है, तो बारिश आने के बाद पानी तो जो हमारा अर्थ है वो रिचार्ज तो कर नहीं पाता है, तो ये पानी कहाँ रहता है, ऊपर सरफेस पे रहता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, सरफेस पे रहने के बाद ये बाढ़ की स्थिति बना देता है। और देखो ये प्लान जो बने ना, सीवर डले होंगे 20 साल 40 साल पहले, तो अभी तक वही डल रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है ना, तो हमारा ड्रेनिंग जो सिस्टम है, पानी की जल निकासी प्रणाली है, वो बहुत कमज़ोर है, इसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। स्लम जो एरियाज़ है वहाँ के लिए विकास जो योजना है वो चलानी पड़ेगी। समिति शहरीकरण, देखो समिति बनानी पड़ेगी शहरीकरण को लेकर, तो ये हमारे क्या है, पूरा शहरीकरण को रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल था जिसने हमको ओवरऑल हमें सारे व्यूज़ देते हैं कि शहरीकरण की क्या समस्या और उस समस्या से हम कैसे निकले। तो ये हमारा था। अगला हम बढ़ते हैं साइंस टेक वेब 3.0। देखो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित तीसरा संस्करण। देखो वेब 3.0 जो 3.0 3.0 जो आपको लगे उस हिसाब से पढ़ लेना आप, ठीक है। तो 1.0 में क्या था, रीड, केवल हम इसको पढ़ सकते थे। सेकंड में क्या हुआ, 2 में क्या आया, सोशल मीडिया आ गई, लेकिन 3 में क्या आया, आप देखो क्रिप्टो करेंसी, एआई, डाटा संचालन पर आधारित जो ये है ना 3.0, ये बड़ी तेज़ी से आज हम देख रहे हैं ना। देखो पहले क्या था, हम केवल वेबसाइट पे हम कुछ चीज़ें पढ़ सकते थे, फिर सोशल मीडिया का टाइम आया और अब यह क्या आ गया, ये और बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोटिक वगैरह, हम बैठे बैठे यहीं से फ़ैन ऑन कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो ये नई हमारी टेक्नोलॉजी है। तो 3.0 इससे रिलेटेड है। अब 3.0 के पक्ष में क्या है, देखो खुला पारदर्शी नेटवर्क है, 5G वगैरह, 8G 7G जो ये आ रही है नई नई टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से ये बता रहा है। खुला नेटवर्क हो गया। अब देखो यहाँ बैठे बैठे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ बैठे बैठे हमारे घर के कैमरे को हम देख सकते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कैमरा लगा के हम यहाँ बैठकर भी कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं। निर्बाध्य परितंत्र, देखो परितंत्र में अब कोई बाधाएं नहीं है, खुला परितंत्र हो गया। विक्रेता और ग्राहकों के बीच में डायरेक्ट संबंध हो गया। अब अमेज़ोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह क्या है, डायरेक्ट ग्राहक और विक्रेताओं के बीच में डायरेक्ट संबंध हो गया। व्यक्तिगत अनुभव,
तो ये भी बड़ा है स्वतंत्र मुद्रीकरण। देखो अब हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा, हम बैंक पे अब इतना निर्भर नहीं है, डायरेक्ट बैंक हमारे अकाउंट में, मतलब हमारे फ़ोन में है। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी बढ़ने से ये सब फ़ायदा हमें मिला है। तो अब देखो मैंने बताया था ना, अभी मैंने जो अपनी पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दो धारी तलवार का वो जो कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ जहाँ हम डेवलपमेंट करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यही है, अब साइबर सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है। देखो जहाँ भी टेक्नोलॉजी की बात आएगी वहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, साइबर सुरक्षा को लेकर। तो साइबर सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, शिकायत देखो अब साइबर क्राइम किसी के साथ हो जाता है, लेकिन शिकायत कहाँ करें, कैसे करें, इसका अभाव है। ठीक है, कोई जैसे आईपीसी है ना, पेनल कोड बना हुआ है कि आप ये क्राइम करेंगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये क्राइम करेंगे तो वो सज़ा मिलेगी। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई विनायक की कमी है, ठीक है, इसकी कमी है, जागरूकता की कमी है लोगों में। तो ये सारी हमारी ओवरऑल कमी है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। इंडिया, अब देखो इंडिया, मैंने बताया ना, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम इंडिया से कनेक्ट करेंगे। तो इंडिया के लिए अवसर है अभी, क्या बहुत इंपॉर्टेंट अवसर है। देखो यूपीआई में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, जनधन के थ्रू बहुत अच्छा काम किया और आधार से लिंक किया है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। देखो अब क्या हुआ, यूपीआई बनने से क्या हुआ, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होता है। जनधन खोलने से लोगों का खाता खुला, तो आधार से लिंक करने पर अब क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट आता है लोगों के अकाउंट में। अब बिचौलिए नहीं खा सकते हैं उस पैसे को, सीधा ज़रूरतमंद लोगों के अकाउंट में पैसा आता है। ई सिटीज़न, देखो जो भी भारत के सिटीज़न हैं उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोले गए हैं। जैसे आपको आधार कार्ड बनवाना है, वोटर आईडी बनवाना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से बनवा सकते हैं। ई गवर्नेंस, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी सारी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर दी गई है। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। और डिसेंट्रलाइजेशन साइंटिफिक, तो वैज्ञानिक तरीके से हमने विमुद्रीकरण किया है और विकेंद्रीकरण किया है। विकेंद्रीकरण होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जो 73 और 74 जो संविधान संशोधन थे, 73 और 74, ये भी क्या था, विकेंद्रीकरण का बहुत बढ़िया उदाहरण है कि हम सत्ता का धीरे धीरे विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास थी। तो अगला टॉपिक है, मैं ज़रा चार्जिंग लगा दूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखो ये अगला टॉपिक है पर्यटक से रिलेटेड। देखो कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है वो कहीं ना कहीं पर्यटक क्षेत्र पर पड़ा है। तो पर्यटक का क्वेश्चन आना तय है लगभग, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट इसी पे है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को हुआ है। क्योंकि देखो कोविड आने से लोग घरों में रहे और इधर उधर जाने से बचे। तो ये सबसे बड़ा इशू रहा हमारा कोविड में। तो इसमें हम कैसे सुधार करें। आज देखो, आज सबसे बड़ा जो पर्यटक क्षेत्र है ना, ये कहीं ना कहीं देखो भारत की छवि में ये पर्यटक क्या होता है। देखो कोई भी देश विदेश से या अपने ही देश के लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ केवल घूमने नहीं जाते हैं, वहाँ के लोगों की छवि भी अपने दिमाग में बना कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी सुधरती है। जैसे कोई विदेशी भारत में आता है, उसे अच्छी सुविधाएं मिलती है, अच्छे लोगों से कनेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी छवि लेकर जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ आर्थिक क्षेत्र है, देख रहे हो ना आप कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। दुबई वगैरह देखे, पूरा पर्यटक पे आधारित है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन, ठीक है, इसके बारे में हम जो भी करंट से अपडेट होगा वो हम इस टॉपिक में डाल देंगे। कोविड-19 सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसे भी हमारे पर्यटन से जुड़ा, भारत में पर्यटन या कहीं भी पर्यटन, भारत ही नहीं किसी भी देश का आ जाए तो हम इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सोचो भारत का आना है, दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र पे कोविड का क्या प्रभाव पड़ा है, या आप यूपी का डाल दें, यूपी पीसीएस में यूपी के पर्यटक पे कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये कहीं का भी डाल सकता है। तो हमें अवेयर होना है, ठीक है, कि पर्यटक का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, ये हमें पता है। तो कोई सा भी पूछेगा हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व यात्रा पर्यटन परिषद का गठन किया है 2021 में, ठीक है, कि रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी का भारत का 10वां स्थान है, 10वां स्थान है पर्यटक का। यूनेस्को में इंडिया के 40 स्थल शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक को बढ़ावा देते हैं। 2020 में 39 मिलियन रोजगार किससे आया, पर्यटक क्षेत्र से आया। 8% रोजगार क्या कहाँ से है, पर्यटक से है। 2029 तक 29 तक 53 मिलियन पर्यटक हो जाएगा हमारा, ठीक है, मतलब पर्यटक हो जाएगा। तो भारत की पहल क्या है, अब स्वदेशी दर्शन भारत ने चला है, राष्ट्रीय पर्यटक नीति 2022 चलाई है। देखो अपना देश चला है, ये क्या है हमारे, ये हमारी नीतियाँ है जिसके थ्रू हम पर्यटक को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय हरित पर्यटन, ये भी हमने एक पॉलिसी लाए हैं जिसके थ्रू हम पर्यटक को बढ़ावा दे रहे हैं। अब चुनौती क्या है,
वही प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पर्यटक क्षेत्र में। देखो कौशल का अभाव, लोगों में कौशल की कमी है, तो इसको हमें दूर करना पड़ेगा, जब भी हम सुधार कर पाएंगे जो हमारी प्रॉब्लम है। न्यून उपयोगिता, कनेक्टिविटी की कमी। देखो पर्यटक क्षेत्र कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी कमी है, कहीं ट्रेन नहीं पहुंच रही, कहीं बस नहीं पहुंच रही, कहीं कुछ नहीं पहुंच रहा, कहीं कुछ नहीं पहुंच रहा, तो ये कनेक्टिविटी की कमी हमारे पास है। संसाधनों का दोहन है, सुरक्षा की कमी है। देखो कोई भी भारत में अकेली फॉरेनर नहीं घूम सकती। अब रेप केस इतने बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है ना, रेप केस वगैरह, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जैसे हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये देखो बीजेपी आने से ये तो कहीं ना कहीं भारत की छवि को इफेक्ट करा है। जहाँ देखो कहीं भी चुनाव होगा ना, वहाँ हिंदू मुस्लिम ज़रूर आ जाएगा। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, मतलब वो केवल जाना ही इसलिए जाता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग कितने अच्छे से रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत पे इफ़ेक्ट पड़ा है कि भाई अब हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो देखो जो नेता लोग हैं ना, ये तो हिंदू मुस्लिम करके बच जाते हैं, ठीक है। इनको कोई ना तो पुलिस इनको कुछ कहती है ना कोई कुछ कहता है, लेकिन आप फंस जाते हो। अब कह दिया मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप भाई मुस्लिम सड़क पे आ जाएंगे। अब हिंदू ऐसे हैं वैसे ये बोल दिया तो क्या, अब मुस्लिम सड़क पे आ जाएंगे। जाएगा कुछ नहीं, पकड़े जाओगे आप, जेल में सड़ोगे आप, इन नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। तो ये क्या है, सुरक्षा की कमी। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। और देखो ये जो जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना समाज में, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को प्रभावित करती है, और इससे पर्यटक भी प्रभावित होता है। और देखो जितना अच्छी छवि भारत की होगी, उतना ज़्यादा पर्यटक भारत में आएगा। और यहाँ हर दिन कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे फसाद रहेंगे, तो कौन आएगा भारत में, कोई भी नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है। विश्व आर्थिक मंच सूचकांक में सुरक्षा में इंडिया 114वें पायदान पे है, ठीक है। तो ये हमें इसको और अच्छा सुधार करना है। इसमें भारत के लिए अवसर, वैश्विक अवसर है भाई। पर्यटक क्षेत्र क्या, भारत के लिए वैश्विक अवसर है। प्रचार भारत को करना पड़ेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्थलों का, ठीक है। प्रभाव का आकलन करना पड़ेगा, ठीक है। एक राज्य एक पर्यटक शुभारंभ करना पड़ेगा इसका, शुभंकर, ठीक है। तो एक राज्य एक पर्यटक, मतलब एक राज्य है तो वहाँ पर जो जो पर्यटक क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में हमें काम करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लाभ, जैसे कि G20, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हम वहाँ जाकर अपने पर्यटक के बारे में, पर्यटन जो भी हमारे स्थल हैं, जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है, और जो हमारे साउथ के मंदिर हैं जो बताते हैं इतने साल पुराने हैं, महाबलेश्वर मंदिर पूरा में, ठीक है, बौद्ध से रिलेटेड जितने भी हमारे स्तूप वगैरह हैं, उसके बारे में हम क्या मंचों का यूज़ करके वहाँ से पर्यटक को आकर्षित करें भारत आने के लिए। मेडिकल पर्यटक, जितने भी लोअर मिडिल क्लास, मतलब जो भी जैसे श्रीलंका है, भूटान है, तो यहाँ के लोग क्या भारत में इलाज करने आते हैं। और बड़े बड़े देशों के लोग भी भारत में इलाज कराने आते हैं, क्योंकि सस्ता इलाज भारत में होता है, जेनरिक मेडिसिन वगैरह यहाँ मिल जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र है भारत में। तो अपशिष्ट निपटान, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अपशिष्ट निपटान के बारे में। तो वो आर्टिकल हमारा खत्म होता है अपशिष्ट निपटान। देखो शहरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब जो वेस्ट हमारा बच रहा है उसको कैसे हम यूज़ करें, ये सबसे बड़ा इशू है। वर्तमान स्थिति क्या है हमारी, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दायित्व शहरी निकायों पे, देखो जो भी जैसे नगरों में क्या है, MCDs वगैरह हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे दायित्व हमने सौंप दिया है कि यही हमारा क्या निपटान करेंगे, अपशिष्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट है यही लोग करेंगे। प्रतिवर्ष हमारा जो ईयरली वेस्ट निकलता है 62 मिलियन, एकत्रित किया जाता है 43 मिलियन, तो अपचरित किया जाता है 12 मिलियन, और डंप किया जाता है 30 मिलियन। देखो इनमें कितना अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं शहरी पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। 2030 तक शहरी अपशिष्ट 165 मिलियन टन हो जाएगा, जो बहुत बहुत बड़ा रेशियो है। तो डंपिंग, अब देखो देख रहे हो ना, दिल्ली में 20 मीटर होनी चाहिए ऊंचाई डंपिंग की, लेकिन ये क्या बहुत ऊंची ऊंचाई हो गई है इनकी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अपशिष्ट वर्गीकरण, देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है, देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जो भी वेस्ट होता है ना उसको मिक्स कर देते हैं, अलग अलग नहीं रखते हैं। सूखा वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, इसको अलग अलग करेंगे तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ई वेस्ट को हमें अलग करना पड़ेगा, वर्गीकरण करेगा। तरल अपशिष्ट को अलग करना पड़ेगा, प्लास्टिक को अलग, धातु को अलग, परमाणु से रिलेटेड है, अपशिष्ट का वर्गीकरण करना पड़ेगा। मतलब इनको अलग अलग रखेंगे तो हम इसका अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब कचरा जो कूड़ा निकलता है, जैव कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग रखना पड़ेगा, जैव नवीनीकरण, ये गीला कूड़ा अलग रखना पड़ेगा ताकि हम खाद वगैरह बना सकें, ठीक है। चुनौती क्या है, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कौशल का अभाव, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये पिछले का यहाँ कनेक्ट हो गया है, तो माफ़ी चाहूँगा, ये पिछले वाले टॉपिक का कनेक्ट हो गया है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में ही, तो यहीं बता देता हूँ
क्योंकि मेरे को पता है इसके बारे में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब जो ये क्या है, कचरा जो है जैव और सूखा कचरा, हम इसको अलग अलग करेंगे तभी हम कर पाएंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो गरीब बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, तो क्या करते हैं, देखो लोग इनको कूड़ा भी नहीं बीनने देते, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एक एनजीओ के थ्रू, या तो एनजीओ या सरकार कुछ ऐसी भर्तियां निकाले, जैसे 5,000 रुपये महीना या 6,000 रुपये महीने या किलो के हिसाब से इन लोगों का एक संगठन बनाए जो कूड़ा बीनते हैं, ठीक है। इनको ट्रेनिंग दे, इनको जो ज़रूरी सामान होते हैं, क्योंकि देखो अब वेस्ट निकलता है तो वहाँ कटे फिटे सामान भी होता है, तो इन लोगों के हाथों पे लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो सरकार को इनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और इनके थ्रू ही हम गीले सूखे कचरे को या इन सारे वेस्टों को अलग कर पाएंगे, और फिर हम क्या कर पाएंगे, इसका अच्छे से निपटान कर पाएंगे। जब ये चीज़ें अलग हो जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से इसका निर्माण कर पाएंगे। अब देखो जो डंपिंग, जहाँ पर डंप किया जाता है ये कचरा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कंक्रीट का है उसको हम ईंटों का निर्माण कर सकते हैं। ईंटों का निर्माण करके हम भवन सामग्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रोड वगैरह बन रहा है तो उसी कंक्रीट को हम रीयूज़ करके उसको सड़क दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। लोगों को हमें जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा कि गीला सूखा कचरा अलग अलग दें, ठीक है। या वो घर से ही अगर गीले सूखे कचरे को अलग कर लिया जाए तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर हम पेनल्टी लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या इसको बेहतर कर सकते हैं शहरी कचरा निपटान के लिए। और मैं तो कहूँगा एक अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए, जहाँ पर एक अलग मंत्रालय हो, जहाँ पर अलग से नियुक्ति हो कि हम वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। ये मंत्रालय हो वेस्ट मैनेजमेंट मंत्रालय, जहाँ पर इन सब लोगों की नियुक्ति हो और पूरा उत्तरदायित्व उसी का हो, ठीक है। क्योंकि हम केवल निकाय के भरोसे इतने इसको नहीं छोड़ सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो हम मिलकर इस काम को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारे आर्टिकल थे अब तक के, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। तो ऐसे ही हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।